हेलो स्टूडेंट, मैं साजिद अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MAD2 सतत विकास मुद्दे एवं चुनौतियाँ, MA सेकेंड ईयर, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सतत कृषि के लिए आवश्यक पौधों की उपज के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, सतत कृषि के लिए जो आवश्यक पौधों की उपज के जो तरीके हैं उनके बारे में बताना है। सतत कृषि के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रत्येक समूह को अपना योगदान देना आवश्यक है। ठीक है, सतत कृषि का लक्ष्य जो हासिल होएगा वो कैसे होएगा, जब सभी लोग उसमें अपना योगदान देंगे। हाँ, तभी हम सतत कृषि समुदाय का निर्माण कर सकते हैं। पौधे की उपज के तरीके। सतत उपज के तरीकों में विभिन्न उपागम शामिल हैं। प्रत्येक योजना में स्थल विज्ञान, मतलब योजना में विज्ञान का भी प्रयोग किया, वैज्ञानिक तरीकों का भी प्रयोग किया जा सकता है। मिट्टी के लक्षण, मतलब मिट्टी की क्या स्थिति है, जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर फसल को उगाना, कीट व कीटनाशक दवाइयों का का प्रयोग करना, निवेश आदि, स्थानीय निवेश को बढ़ावा देना, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। इसका फर्स्ट पॉइंट है स्थल जाति तथा उपजाति का चयन करना। बुनाई से पहले भूमि के प्रकार एवं गहराई को देखना। भूमि का क्या प्रकार है, उसकी क्या गहराई है, ये देखना बुनाई करने से पहले। बुनाई में उपज का इतिहास देखना, उससे पहले उसमें कौन सी उपज बोई गई थी, कौन सी बुनाई हुई थी, वो चीज़ को देखना, तथा स्थान जैसे तत्वों को ध्यान में रखना, कहाँ कौन से स्थान पे बोई गई थी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। जब संभव हो कीट निरोधक फसलों का चयन करना। कीट निरोधक फसलों का चयन करें और जो मौजूदा भूमि की स्थिति को सह सके। ठीक है, जो मौजूदा भूमि की जो स्थिति है उसे सह सके, मतलब फसलों की ज़मीन को बो के उसकी जो स्थिति भी तो उसकी ख़राब हो सकती है ना, तो इसलिए हमें कीट निरोधक फसलों का चयन करें और जो उसकी स्थिति है भूमि की उसको सह सके वो। बचावकारी योजनाएं यदि समय पर अपना ली जाए तो सतत उपज व्यवस्था को स्थापित करने में मदद किया जा सकता है। ठीक है, अगर जो समय पर अपना ली जाएगी तो सतत उपज की व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। विविधता, फसलों में क्या है, विविधता लानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही प्रकार की फसल को बार बार उगाया जाए। विविध फसलों वाले फार्म आर्थिक व पारिस्थितिकी की दृष्टि से अधिक लाभप्रद होते हैं। जहां एक प्रकार की फसल की खेती करना प्रभावकारी एवं आसान प्रतीत होता है, वहीं एक फसल पर निर्भरता ऐसी दशा में हानिकारक सिद्ध हो सकती है जब वह फसल नष्ट हो जाए। विविध प्रकार की फसलों को उगाने से किसान आर्थिक जोखिम तथा मूल्य की तीव्र उतार चढ़ाव से भी बच सकता है। इसके अतिरिक्त फसल की विविधता कृषि भूमि के लिए जैविक दृष्टि से लाभप्रद हो सकती है। इसके अतिरिक्त क्या है, फसल की विविधता जो है ना, कृषि भूमि फसल में अगर जो विविधता लाई जाएगी ना तो जैविक दृष्टि से लाभदायक हो सकती है। ठीक है, क्या होता है, हमने एक ही प्रकार की फसल उगा रहे तो क्या होएगा, ऐसा भी तो हो सकता है हमें पता है कि उस साल हमारे रेट इतने थे, मतलब 100 रुपये समझ लो। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पे दे रही हूँ, 100 रुपये समझ लो। पिछले साल हमारे रेट 100 रुपये थे, परंतु इस साल क्या हो गया, कमी आ गई, कम हो गए, गिर गए रेट, तो वो जो आर्थिक नुकसान से भी तो बच सकता है। इसलिए विविधता लानी चाहिए और जैविक दृष्टि से भी ये लाभदायक होती है विविधता। तो एक ही प्रकार की फसलों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मिट्टी का प्रबंध, ऐसी फसल व्यवस्था जो ज़्यादा पानी, पोषकों, कीटनाशकों तथा ऊर्जा या जुताई पर निर्भर करती है, प्राय भूमि की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाती है। कहने का मतलब यह है कि मिट्टी की प्रबंधता का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसी फसल जो होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा पोषकों की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा कीटनाशक व ऊर्जा जुताई इन सब की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो वो भूमि की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए ऐसी फसलों से बचना चाहिए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये, इस प्रकार की फसलों को उगाना चाहिए जो ना भूमि की गुणवत्ता को भी बनाए रखे। ऐसा ना हो कि हम उसमें फसल उगा के उसकी गुणवत्ता खत्म कर दें, बंजर बना दें भूमि को। तो उसकी गुणवत्ता का भी ध्यान रखना चाहिए, उसकी स्थिति का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस टाइम उसकी भूमि की क्या स्थिति है, कौन सी फसल उगाना सही रहेगा इस टाइम पे। हर समय एक कभी उपजाऊ होती है परंतु कभी उसमें फास्फोरस की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा उस पर हमने बुआई करते गए, उसका ध्यान नहीं रखा, सिंचाई वगैरह ठीक से नहीं की, तो उसकी फास्फोरस क्षमता को भी देखना है उसमें क्या है, तो उसी हिसाब से
बोना चाहिए कि अभी इसकी क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से उसे बोना चाहिए। निवेशकों का सही प्रयोग करना, ठीक है। हालांकि कृषक अधिकतर प्राकृतिक निवेशों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। प्रकृति से क्या आ गया, ये बारिश पड़ गई उस हिसाब से वो अपनी बुनाई करते हैं, उन सब चीज़ों पे ज़्यादा हवा पानी ये सब जो प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उन पे ज़्यादा निर्भर रहते हैं। परंतु उसके अलावा भी कीटनाशक हो गए, कीटनाशक दवाइयाँ हो गए, उर्वरक हो गए, इन सारी चीज़ों को भी निवेश करना पड़ता है किसानों को। तो सतत उपायों को अपनाने का अभिप्राय सादे तथा परंपरागत उपाय अपनाने से नहीं है कि हमने सादा व परंपरागत उपाय अपना लिया ठीक है, नहीं। अक्सर ये परिवर्तन अच्छे प्रबंध या वैज्ञानिक दृष्टि से भी संबंधित रखते हैं, ठीक है। अगर जो अच्छा प्रबंध हो रहा है और वैज्ञानिकता का प्रयोग किया जा रहा है, उससे अच्छी चीज़ हो रही है कोई, तो क्या बुराई है। खासकर रासायनिक निवेशों के क्षेत्र में जो पर्यावरण तथा समुदाय दोनों के लिए ही हानिकारक होते हैं, ठीक है। जब अब हम कीटनाशक रासायनिक दवाइयों के उपयोग करें तो उससे बेहतर है ये इन सारी चीज़ों से बचा जाए जो पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। सतत कृषि का तथ्य ऐसे जैविक व्यवस्था का विकास करना है जो अधिक निवेश पर निर्भर ना करती हो, ठीक है, अधिक उसमें निवेश ना करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक तथा जीवन शैली का सम्मान करना, ठीक है। ऐसा नहीं है, कहने का मतलब ये है कि इसमें सामाजिक सांस्कृतिक और जीवन शैली का भी सम्मान करना चाहिए। प्रबंधकारी निर्णय को सिर्फ पर्यावरण व आर्थिक स्थिति का ही ध्यान नहीं रखना चाहिए कि सिर्फ हमारा पर्यावरण का ध्यान रखेंगे और आर्थिक स्थिति का ध्यान रखेंगे, बाकी सामाजिक सांस्कृतिक और जीवन शैली का हमें कोई ध्यान नहीं रखना। हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना है और सामाजिक सांस्कृतिक और जीवन शैली का भी सम्मान करना है, ठीक है। उदाहरण के लिए कुछ प्रौद्योगिकी तरीके गांव की परंपरा से जुड़े होते हैं। सांस्कृतिक जीवन या कृषि के महिलाओं के लिए कार्यों को अस्त व्यस्त कर देता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कुछ प्रौद्योगिकी जो तरीके होते हैं जो गांव की परंपरा से जुड़े होते हैं, तो उन चीज़ों का भी सम्मान करना चाहिए। अतः प्रबंध संबंधी ऐसे निर्णयों की आवश्यकता है। प्रबंध कैसे होने चाहिए, जो सत्यशीलता को प्रोत्साहित करे, पर्यावरण का पोषण करे। प्रबंध कैसे होने चाहिए, कैसे हो प्रबंध, जो सत्यशीलता को प्रोत्साहित करे, पर्यावरण का पोषण करे, पर्यावरण पर किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, समुदाय तथा व्यक्ति को सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर लाभ पहुँचाए, सामाजिक तौर पर भी और सांस्कृतिक तौर पर भी लाभ पहुँचाए, और सततशीलता को प्रोत्साहित करें। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक